नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिवपाल ने शनिवार को अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जसवंत नगर के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में भगवान राम की आम कद प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जसवंत नगर में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए शिवपाल सिंह ने कहा कि भगवान राम कण कण और जन जन के मन में बसे हैं। लोग श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं क्योंकि श्री राम जी समाज में सभी के साथ लेकर चले थे, लेकिन बीजेपी के लोगों ने उनके आदर्शों के विपरीत समाज में नफरत फैलाकर लोगों को बांटने का काम किया है। सपा महासचिव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता की लालच में झूठ फरेब बेईमानी से भगवान राम की महिमा को सीमित करना चाहती है। बीजेपी समझती है कि भगवान राम उसी के हैं, लेकिन श्री राम सभी के हैं। हम सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों पर चलना चाहिए। राम के नाम पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी वाले केवल समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, हमारे हैं, आपके हैं, सबके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को सीमित करना चाहती है। तो इसलिए देखिए, यहाँ पर भगवान राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति का आज अनावरण हुआ और मैंने उनका अनावरण किया है। तो हम तो यहाँ के सभी नगर पालिका के सभी अध्यक्ष और अध्यक्ष के साथ साथ सभी पार्षद लोगों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो सबके हैं, हमारे भी हैं, खासकर पत्रकार बंधुओं के भी हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, और हमने उनका अनावरण किया है। तो इस के आदर्शों पर हम सब लोग चलेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, हमने कहा, आपके भी हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं भगवान, कण कण में है, कण कण में है। और यहाँ कितना ऐतिहासिक रामलीला होता है और हम हर साल उसका उद्घाटन करते हैं। और हमारी सरकार ने और हमने पैसा यहाँ दिलवाया था रामलीला के लिए। अभी तक इन्हें तो पूरा भी नहीं करा पाई, कोई पैसा नहीं। अभी पूरा पैसा जितना हम स्वीकृत कर गए थे अपनी सरकार में करा गए, तो उतना भी नहीं दे पाए। लेकिन तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रमित करते हैं। तो हम तो ये कहेंगे, सबसे ये कहेंगे कि इस भारतीय जनता पार्टी के भ्रमित मकर जाल में न फंसे कोई। ये तो बहुत भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ठग लोग हैं। बॉलीवुड की फिल्म आदिपुरुष के रिलीज होते ही इसको लेकर बवाल मच गया है। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर दमदार ओपनिंग की है, लेकिन भगवान राम और हनुमान जी को लेकर जिस तरीके के डायलॉग लिखे गए हैं उस पर कड़ी आपत्ति जताई जा रही है। अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल फिल्म निर्माता पर भगवान राम के छवि को बिगाड़ने का आरोप लगाया है। सीएम बघेल ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिल्म की जमकर आलोचना की है। उन्होंने फिल्म मेकर्स के साथ बीजेपी और बजरंग दल को भी आड़े हाथे लिया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि फिल्म में बजरंग बली के मुंह से बजरंग दल के शब्द बुलवाए जा रहे हैं। हनुमान जी को एंग्री बर्ड के रूप में दिखाया जा रहा है, जो कि अमर्यादित है। अब कालीन जैसे शब्द प्रयोग किया गया है, तो रामायण काल में कालीन तो शब्द का प्रयोग होता नहीं था। इस प्रकार से जो हमारे आदि पुरुष के बहाने पहले तो भगवान राम और हनुमान जी के तस्वीर को विकृत करने का काम किया, अब उनके द्वारा बोले गए जो शब्द वैसे उनके मुंह से शब्द बुलवाए जा रहे हैं। यदि आज की पीढ़ी उसको देखेगी तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शब्दों की भी मर्यादा समाप्त हो गई। लेकिन छोटे छोटे बातों पे जो थिएटर बंद कराते थे, आग लगाते थे, आजकल वो मौन है। अब बजरंग बली के शब्द मुंह से वो शब्द बुलवाए जा रहे हैं जो बजरंग दल के लोग प्रयोग करते हैं। उस प्रकार के शब्द बजरंग बली के मुंह से करवा रहे हैं, हनुमान जी के मुंह से शब्द उसे निकलवा रहे हैं।
ये बहुत ही आपत्तिजनक है, इसकी मैं निंदा। अभी अब कालीन जैसे शब्द वहीं गोंडा में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह शामिल हुए। मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर कार्यक्रम में बीजेपी सांसद ने कहा कि हमने देवी पाटन और फैजाबाद मंडल के मुसलमानों का इतिहास खोजा। अगर मुसलमान ने कुएं में पानी पिया तो सभी पानी पीने वाले मुसलमान भाइयों, हम एक बार लोग बंटवारा झेल चुके हैं। जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं वो गलत है और सभी सरकारों ने खुद को मुस्लिमों का हितैषी बताया है। देखिए, जब क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया होती है। इसके पहले भी गठबंधन हो चुके हैं। नेताओं का गठबंधन होता है लेकिन जनता का गठबंधन नहीं होता है। जनता अपने विचार से जाती है और इस समय मोदी लहर चल रही है देश के अंदर, क्योंकि लोग श्रीलंका की स्थिति देख रहे हैं, लोग बगल में पाकिस्तान की स्थिति देख रहे हैं, लोग जो है अमेरिका की आर्थिक स्थिति देख रहे हैं। सारी दुनिया की आर्थिक स्थिति, हालात जहां पर खराब हैं वहां पर मोदी जी ने सब चीजों को कंट्रोल करके रखा है। इसको सब समझते हैं, हिंदू भी समझते हैं, मुसलमान। वहीं भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को लेकर पहलवानों ने भले ही आंदोलन स्थगित कर दिया हो लेकिन सियासत अभी थमी नहीं है। इसी बीच आंदोलन की अगुवाई करने वाले चेहरों में से एक साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत ने वीडियो ट्वीट कर बड़ा दावा किया है। उन्होंने इस पूरे आंदोलन के पीछे बीजेपी नेताओं का ही हाथ बताया है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ थी। ओलंपियन साक्षी और उनके पति ने कहा कि बीजेपी नेता और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट और सोनीपत में बीजेपी के जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा ने दिल्ली के जंतर मंतर धरना देने के लिए कहा था। साक्षी का यह भी दावा है कि दोनों नेताओं ने ही दिल्ली में धरने की मंजूरी दिलवाई थी। हम आप सबको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो 28 मई की जो महिला सम्मान महापंचायत की जो कॉल थी वो हमने नहीं दी थी, वो हमारे खाप चौधरियों ने दी थी महम में पंचायत के बाद। हमारे को तो कुछ समय के बाद जो है, इस फैसले के कुछ समय बाद हमारे को ये पता चला कि 28 तारीख को जो है नए संसद भवन का उद्घाटन भी है। फिर भी जो है हमने हमारे बड़े बुजुर्गों के आदेश का जो है पालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है हमारे को इस तरीके से बर्बरतापूर्वक घसीटा गया रोड पे, और जो है हमारे को प्रोटेस्ट साइट से भी जो है ज़बरदस्ती हटा दिया गया। 28 तारीख को जो घटना हमारे साथ हुई उसने हमें अंदर से तोड़ दिया था। हमने देश के लिए इतने पदक जीते, देश का इतना मान सम्मान बढ़ाया, फिर भी हमारे मान सम्मान को जो है वो सड़कों पर रोन दिया गया। उस घटना के बाद हम जो है इतने आहत हो गए थे, इतने परेशान हो गए थे कि वो बात हम वर्ड्स में भी नहीं बता सकते। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ ये क्यों हुआ। तंत्र की साजिश का शिकार हो गए। जैसे ही हम हरिद्वार में अपने मेडल बहाने पहुँचे तो तंत्र से जुड़ा एक आदमी बजरंग का हाथ पकड़ के साइड में ले गया और उससे पता नहीं कितने नेताओं की बात करवाई कि आप रुको, आपके बारे में मीटिंग चल रही है और आपको न्याय भी मिल जाएगा, आप बस 7 बजे तक रुको। और कैसे भी करके जो है 7 बजे तक बजरंग को जो है रोक के रखा और एग्जैक्ट 7 बजे तंत्र से जुड़े और भी इसी तंत्र से जुड़े लोग पता नहीं कितनी संख्या में वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे जो है व्यवस्था इस तरह की बन जाती है कि अगर उसके बाद हम मेडल बांधने जाते तो वहाँ पे हिंसा भी हो जाती। तो वहाँ भी हमने फिर समझदारी जो है दिखाई और जो है रुकने का निर्णय लिया कि अभी हम रुक जाते हैं। और एक और बात क्लियर कर दे कि वो मेडल हमने सिर्फ अपने कोचेज़ को और अपने माँ बाप को वापस दिए थे। वहाँ पे क्या चल रहा था ये हमारे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हम उस मानसिक स्थिति में थे ही नहीं कि हम वहाँ पे किसी साजिश को या वहाँ पे क्या चल रहा है इस चीज़ को समझ पाते। हम बहुत ही एक तनाव में और एक बहुत दुखी मन के साथ अपने जीवन की पूरी कष्ट कमाई को वहाँ लेके गए थे। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ उसको, क्योंकि हम जो है आंदोलनकारी नहीं है ना, हमें एक्सपीरियंस है, हमने जो है पूरी ज़िंदगी कुश्ती करी है ना, सोशल लाइफ भी नहीं जिए, तो कई बार इस तरह के जो माहौल क्रिएट होते हैं वो
नहीं समझ में आते। साथ में हम अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई वहाँ पे लेके गए हुए थे। इस घटना के बाद हमारी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन हमारे साथ है, कौन जो हमारे खिलाफ है, कौन इस तंत्र का हिस्सा है। हम दिमाग के रूप से बिल्कुल जो है ब्लैंक आउट हो गए थे। हम वहीं मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को आड़े हाथों लिया और बताया कि विपक्ष की 10 पार्टियों ने 10 तारीख को लिखित में पीएम मोदी को एक खत भेजा था। हम मणिपुर मामले पर आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आज भी इन 10 पार्टियों के प्रतिनिधि पीएम मोदी से मुलाकात के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो 10 पार्टियां, कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, सीपीआई, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, एनसीपी, शिवसेना यूबीटी और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी, ये 10 पार्टियां ने 10 तारीख को प्रधानमंत्री को लिखित में एक खत भेजा था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। आज भी वो इंतजार कर रहे हैं और हमारी आशा है और ये लोग सब उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री 20 तारीख को अपनी विदेश यात्रा में जाएंगे, पर उसके पहले उनको कुछ समय मिलेगा इन 10 पार्टियों से मिलने का। ये यहाँ 2-4 दिन से रुके हुए हैं और 20 तारीख तक यहीं रहेंगे। और ये प्रधानमंत्री कार्यालय से क्या रिलीज आता है मैं आपको पढ़ूंगा। एन ऑल पार्टी डेलीगेशन फ्रॉम मणिपुर called on the Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee here today, यानी कि 24 जून 2001. The delegation leaders submitted to him a memorandum. They gave a detailed account of the latest situation in Manipur. The Prime Minister gave them a patient hearing. दोहराऊंगा. The Prime Minister gave them a patient hearing. The Prime Minister referred to the unanimous decision taken at their meeting with the Home Minister, Shri L.K. Advani, yesterday, यानी कि 23 जून 2001, that various aspects arising out of the ceasefire will be reviewed. तो 10 पार्टी। वह लखनऊ में चल रही आत्मनिर्भर भारत संगोष्ठी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज जब तकनीकी का नाम योद्धा युद्ध में आया है, तब हमें कहीं और आगे बड़ा सोचने की जरूरत है। हमें क्षितिज पर बने सैन्य साजो सामान के क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की आवश्यकता है। जितने महत्वपूर्ण हमारे सैनिकों का शौर्य और प्रदर्शन है, उतने ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म, उपकरण और नई नई तकनीकें भी हैं। यहाँ जब मैं सेना की आत्मनिर्भरता की बात कर रहा हूँ, तो उससे मेरा मतलब केवल सैनिकों भर से नहीं है, बल्कि उससे मेरा मतलब सैन्य साजो सामान से भी है। सैन्य साजो सामान किसी युद्ध में क्या भूमिका निभाते हैं, इस पर अधिक बात करने की आप सबके समक्ष कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं। और जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, सैन्य साजो सामान की भूमिका और भी बढ़ती जा रही है। नए नए साजो सामान वर्तमान में युद्ध लड़ने के तरीकों में बदलाव लाते जा रहे हैं। और आज जब टेक्नोलॉजी नाम का एक नया योद्धा वारफेयर में आ गया है, तब हमें कहीं अधिक आगे बढ़कर सोचने की आवश्यकता है। हमें बियॉन्ड द हॉरिजन जाकर सैन्य साजो सामान के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की जरूरत है। जितना महत्वपूर्ण हमारे सैनिकों का शौर्य और पराक्रम है, उतना ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स, इक्विपमेंट और नई नई टेक्नोलॉजीज का भी महत्व है। वह फिल्म आदिपुरुष अपने ट्रेलर के साथ ही विवादों में घिरी हुई है और अब फिल्म रिलीज कर दी गई है, तो फिल्म न सिर्फ अपने जीएफएक्स और कैरेक्टर के कपड़ों और लुक को लेकर ट्रोल हो रही है, बल्कि अपने डायलॉग्स के लिए भी
फिल्म को मुंह की खानी पड़ रही है। इसी बीच आपके सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिल्म को लेकर तीखी प्रतिक्रिया साझा की है। संजय सिंह का कहना है कि फिल्म रामायण के अंदर घटिया, सस्ती, सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने फिल्म आदिपुरुष का विरोध जताते हुए कहा कि इस फिल्म से श्री राम का, हिंदू धर्म का अपमान किया गया है। बीजेपी के नेता इसका प्रचार कर रहे हैं। बहुत ही दुख और पीड़ा के साथ आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी घटिया राजनीति के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, भगवान बजरंग बली का, माता सीता का खुलेआम पूरे देश में अपमान करवा रहे हैं। और इस अपमान के भागीदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता सीता, भगवान बजरंग बली, जिसका नाम लेते ही हर हिंदू का सर झुक जाता है, जिसका नाम लेते ही आदर भाव से हर हिंदू का सर नतमस्तक हो जाता है, ऐसे भगवान श्री राम का, माता सीता का, भगवान बजरंग बली का अपमान एक फिल्म बनवाकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और फिर से एक बार साबित किया बीजेपी वालों ने कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी लुच्चों, लफंगों और सड़क छाप लोगों की पार्टी। इस फिल्म के डायलॉग आप पढ़ेंगे तो आपको शर्म आएगी। ये फिल्म का डायलॉग है, सुनिए। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया? जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। ये डायलॉग है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे बनी फिल्म का। ये डायलॉग है। एक सीन इस फिल्म में दिखाई गई, कह रहे हैं वो सीन कल्पना के आधार पर है। तुम कल्पना के आधार पर देवी देवताओं के बारे में कुछ भी दिखा सकते हो। तुम कल्पना के आधार पर भगवान श्री राम के बारे में, माता सीता के बारे में कुछ भी दिखा सकते हो। तो तुम कल्पना के आधार पे हमारे पवित्र रामायण को, रामचरितमानस को भी बदल सकते हो, कल्पना के आधार पे। इस फिल्म में एक सीन दिखाया गया कल्पना के आधार पे कि माता सीता को छुरी लगा दी गई है। अब आप बताइए, इसको कोई हिंदू बर्दाश्त कर सकता है? मैं तो बीजेपी के समर्थकों से भी कहना चाहता हूं हाथ जोड़कर, जागिए और पहचानिए कैसे लोगों के पीछे आप लोग चलते हैं। ये लोग ना राम के हैं, ना आम के हैं, ना किसी काम के हैं। किस रामायण के अंदर हल्की, घटिया, सस्ती भाषा का इस्तेमाल किया गया? किस रामायण में? एक का नाम बताइए मुझे। किस रामायण के अंदर सड़क छाप, हल्की, घटिया भाषा का इस्तेमाल किया गया है? बताइए आप मुझे। और मैंने तो आपको कहा ना कि क्या कल्पना के आधार पर आप माता सीता के बारे में, प्रभु श्री राम के बारे में कोई दृश्य दिखा सकते हैं क्या? उस फिल्म में दिखाया जा रहा है वैद्य महिलाएं आ रही हैं। बताइए आप कहां से तथ्य उठाया आपने? ये किस जगह से ये तथ्य उठाया आपने? तो इसलिए मैंने आपको फिर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ना तो हिंदू धर्म में कोई यकीन है, ना प्रभु श्री राम को ये मानते हैं, ना इनका रामचरितमानस और रामायण से कोई लेना देना है।
बुलंदशहर में चोरी के शक में एक विशेष समुदाय के युवक को पेड़ से बांधकर पीटा गया। उससे जय श्री राम के नारे लगवाए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। पीड़ित पुताई का काम करता है। दबंगों ने युवक पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए उसके साथ बर्बरता की। युवक को पेड़ से बांधकर मारने के साथ उसका सर भी मुंडवाया। ये पूरी घटना 13 जून की बताई जा रही है। वहीं इस मामले में एसएसपी का दावा है कि इस घटना में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना ककोड़ के बैर गांव में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें उसी गांव के 3 व्यक्ति उसी गांव के एक लड़के को चोरी के शक में पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका संज्ञान लेकर के परिवार से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई थाना ककोड़ के लखनऊ प्रयागराज मार्ग से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। अनियंत्रित रफ्तार बस ने कारों को रौंद दिया। कार सवार बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। ये घटना बछरावा थाना क्षेत्र के सेंट्रल बैंक के सामने की है, जहां लखनऊ की ओर से आ रही आलमबाग डिपो की बस ने सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर मारने के बाद सामने से आ रही दूसरी कार को भी जोरदार टक्कर मार दी। बस की टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं कार में बैठी एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से बच्ची को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां बच्ची की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं गोरखपुर के मोहद्दीपुर में सीबीसीआईडी कार्यालय के पास पुरानी बिल्डिंग गिरने से 2 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक मोहद्दीपुर के सीबीसीआईडी कार्यालय के पास एक जर्जर मकान बन रहा था। सुबह अचानक मकान ढहने लगा, जिसमें 2 मजदूर दब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने समय रहते मजदूरों का रेस्क्यू किया और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस और प्रभारी अधिकारी आपदा हूं। अभी मुझे आपदा विशेषज्ञ श्री गौतम गुप्ता जी द्वारा सूचना दी गई थी कि मोहद्दीपुर में सीबीसीआईडी कार्यालय के पास एक बिल्डिंग गिर गई है, जिसमें 10-12 मजदूर दब गए हैं या घायल हो गए हैं। तो हम लोग तत्काल मौके पर आ गए हैं। गौतम गुप्ता जी भी मौके पर आ गए हैं और एनडीआरएफ के लाइजन ऑफिसर भी मौके पर आ गए हैं। मौके पर यहाँ पर कोई उपलब्ध नहीं है, लेकिन 1-2 लोग हैं जिन्होंने बताया कि 7-8 लोग यहाँ काम कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं, एक पुरानी बिल्डिंग है और वो गिर गई। 2 लोग दबे थे। अभी एम्बुलेंस से उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया है। शेष कोई भी यहाँ पर दबा नहीं है और शेष लोग यहाँ से हट गए हैं। ये बताया जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यालय है, परंतु यहाँ पर कोई भी, आप देख रहे हैं, इस कार्यालय में कोई भी मौजूद नहीं है। नमस्कार, मैं राजेश। वहीं हापुड़ की थाना हाफिजपुर पुलिस ने राजकुमार हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए एक महिला सहित 6 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया। अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंधों के शक में एक हत्यारोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल डंडा और मृतक का पर्स, क्षतिग्रस्त फोन, 21,250 रुपये नकदी और बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सुशील ने अपने साथियों के साथ मिलकर पत्नी से अवैध संबंध के शक में राजकुमार की हत्या की थी। देखिए, 14 तारीख को शाम को पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का शव अब्दुल्लापुर मोड़ी के जंगलों में है, पड़ा हुआ है। वहाँ पे तुरंत हमारी फॉरेंसिक टीम, थाना प्रभारी और सारी टीमें वहाँ मौके पे पहुँची और उस शव की पहचान राजकुमार के नाम के शख्स की हुई, जो कि हाफिजपुर थाना क्षेत्र के ही गांव का एक रहने वाला है। फिर पूरे घटनाक्रम के अनावरण के लिए टीमें लगाई गई। इसमें कई लोगों से पूछताछ हुई, कई वार्ता हुई और पूछताछ के उपरांत उसमें ये पाया गया कि जो ये राजकुमार हैं, इनका अपने ही गांव के रहने वाले एक दूसरे जो सुशील नाम के व्यक्ति हैं, उनकी वाइफ के साथ इनके संबंध बन गए थे और इनकी वाइफ पूनम इनके साथ रहना शुरू कर दी थी। इसको ये लोग रंजिश मानते थे और रंजिश के कारण ही इन्होंने इसको बुला के बहाने से हत्या कर दी। घटनाक्रम में ऐसा हुआ था कि जो मृतक राजकुमार है, उसके कुछ पैसे विवेक और हेमलता पे बकाया थे, लगभग 3 लाख रुपए,
इसको लेने के लिए उसने उस दिन विवेक और हेमलता को कॉल किया। इन लोगों ने उसको धोखे से वहाँ पे बुला लिया और 20,000 रुपये भी दिए। लेकिन उसके बाद उसी समय वहाँ मौके पे ये राजू, आकाश, भूरा, सुशील ये सब आ गए और उसको रायबरेली में मोदी सरकार के 9 साल सफलतापूर्वक पूरे होने पर राज्य मंत्री वीरेंद्र तिवारी ने शहर के पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने 2024 को लेकर रणनीति बनाई और पिछले 9 साल में सरकार के द्वारा जो काम किए गए उसको लेकर जानकारी दी। उनके द्वारा कहा गया कि जम्मू कश्मीर मोदी सरकार के कार्यकाल में ही स्वतंत्र रूप से भारत में सम्मिलित हुआ। पहले वहां लोग रहने से डरते थे, आज वहां खुलकर रहते हैं। कोई भी व्यक्ति वहां पर रहकर जमीन खरीद कर वहां पर निवासी बन सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा जो 19 में हारी, जिसमें से रायबरेली लोकसभा 20-25 साल पहले कभी जीती गई पार्टी उसे जीता नहीं मानती। उस दृष्टि से लोकसभा प्रवास योजना शुरू करेगी। पूरे देश में 107 लोकसभा, उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा। उस योजना के तहत मुझ जैसे कार्यकर्ता को, मैं पहले भी प्रभारी यहाँ रह चुका हूँ, विपरीत समय सपा शासनकाल में 2015-16 में, जो भी वो पार्टी मेरी क्षमता या संगठन का शैली समझ करके मुझे जिम्मेदारी सौंपी, रायबरेली लोकसभा प्रभारी बनाया। मेरे साथ टीम टोली रायबरेली के स्थानीय लोगों, लोकसभा संयोजक, विधानसभाओं के प्रभारी, 5 विधानसभाओं के संयोजक बनाए गए। उनके आधार निरंतर 1 वर्ष से अधिक समय मेरा हो गया। मैं मई में आया था 2022 में, निरंतर प्रवास कर रहा हूँ और समाज के सभी वर्गों से मेरा भेंट हो रही है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।